चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, चैप्टर भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, टॉपिक भी है। इस टॉपिक से क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। ठीक, तो ऐसा सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा सेम होता है ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके सामने कोई ऐसा सरफेस मिल जाए जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो और उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड के चलते यानी चार्जेस के चलते उसके सरफेस के हर एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट की हम चर्चा करें, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो मेरा, अगर सेम हो तो उसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक ना। जैसे मान लीजिए हमने एक स्फेयर ले लिया और इस स्फेयर के हर एक पॉइंट पर, ठीक ना, जैसे सपोज कल्पना करिए कि एक स्फेयर है और स्फेयर के चारों तरफ हर एक सरफेस पे हम इधर ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी अगर हम सरफेस पे कोई पॉइंट ले लें तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो मेरा, अगर सेम हो, तो अगर मेरा सरफेस सामने आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग लिखिए, इसके बाद लिख लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। तो क्या लिखेंगे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस में, लिखिए अ सरफेस at every point of which potential due to charge distribution is same is called equipotential surface. Potential due to charge distribution is same is called equipotential surface. अब इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे हमारा बनता है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ द मीडियम। ठीक ना, जैसा मीडियम होता है उसके अनुसार हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है और साथ ही साथ हमें डिपेंड करता है आइसोट्रॉपिक और नॉन आइसोट्रॉपिक अमाउंट ऑफ चार्जेस जो होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे डिफरेंट जो है हम सिचुएशंस लेके चलेंगे और देखेंगे कि किस किस सिचुएशंस में कैसे हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। ठीक ना, तो सबसे पहला हम लेके चलेंगे फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना, या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारे सामने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ जाए तो उस समय इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा कैसा होगा। ठीक ना, तो सबसे फर्स्ट हम डालेंगे क्या, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। ओके, तो अब देखिए अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज दैट मैं यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे कंसीडर कर लिया। ठीक, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि यदि कोई प्लेन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख देते हैं तो जो सरफेस हमारा बनता है उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसके एवरी पॉइंट पर मेरा फील्ड पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ठीक ना, तो हम कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ प्लेन एट राइट एंगल टू द फील्ड लाइन के राइट एंगल पर क्या होगा, मान लीजिए कि ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है और मैं इसके सामने एक परपेंडिकुलर प्लेन रख दिया, 2 3 आप एक भी रख सकते हैं, एक से ज़्यादा भी फील्ड आप ऐसे पैरेलल रख दीजिए। दोनों प्लेन जो है एक दूसरे का क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। हम रख सकते हैं ऐसा जो प्लेन बनेगा उसको हम बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ, नहीं क्लियर हो रहा है बात। ठीक, ये प्लेन है, ठीक ना, मैंने 2 लाइन खींचा, आप यहाँ से नीचे वाला 2 साफ कर दीजिए और यहीं पर एक और बना दीजिए ऐसे। इक्विपोटेंशियल सरफेस चलते जो है हमारा क्या बनेगा, डिस्टेंस बराबर होना चाहिए हर लाइंस का। ऐसे बनेगा। ठीक, अगर 3 लाइन ऐसे जा रहा है, ऐसे 3 लाइन जा रहा है और इसी के पैरेलल क्या हो मेरा
एक प्लेन यहाँ पर, एक प्लेन यहाँ पर, एक प्लेन यहाँ पर रख दिया जाए, तो इसके एकदम परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर अगर प्लेन्स रख दिया जाए, ठीक ना, तो जो हमारा प्लेन होगा तो हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा प्लेन एट राइट एंगल टू द फील्ड लाइन। बात समझ में क्या कर रहा हूं कि फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर अगर कोई प्लेन रख दिया जाए, जैसे मान लीजिए प्लेन है और फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर हर एक पॉइंट पर क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि लाइंस मेरा पास पास है कि दूर दूर है। अगर लाइंस मेरा क्लोजर होगा तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, मेरा स्ट्रॉन्गर होगा, और लाइंस दूर दूर होगा तो सरफेस पर मेरा पोटेंशियल क्या होगा, थोड़ा वीक हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक यहाँ पर प्लेन बनाया ऐसे, और यहाँ पर जो है मैंने बहुत पास पास जो है क्या किया, लाइन खींच दिया ऐसे। तो ये क्या होगा, थोड़ा फिगर ये ऐसे नहीं होगा, इसमें हम क्या करेंगे कि फॉर स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल प्लेन्स आर क्लोज, जो प्लेन्स हो क्या होंगे दूसरे के बहुत क्लोज है। जैसे प्लेन के बीच का डिस्टेंस अगर काफ़ी बड़ा बढ़ गया, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ से कर दिया जाए, तो उसके बीच मेरा जो पोटेंशियल क्या होगा, थोड़ा वीक हो जाएगा। तो प्लेन्स अगर क्लोज रहेंगे तो स्ट्रांग फील्ड होगा, ठीक, और प्लेन्स अगर मेरा थोड़ा पास पास हो जाए तो स्ट्रांग फील्ड, और थोड़ा प्लेन्स मेरा दूर दूर हो जाए तो वीक फील्ड को ये शो करता है, ठीक ना। अगर मान लीजिए मैंने प्लेन्स को बहुत पास पास बना दिया, एक प्लेन्स यहाँ पर बना दिया, इसके पास दूसरा प्लेन बना दिया ऐसे, जो बहुत क्लोज हो, बात समझ आ रहा है, तो क्या बनेगा हमारा उस समय स्ट्रांग फील्ड बनेगा, ठीक ना। और यही प्लेन्स को थोड़ा हम दूर दूर बना दें, एक यहाँ बना दे, थोड़ा इसके और दूर बना दे, फिर यहाँ पर मैंने एक पैरेलल प्लेन बना दें, इस तरह का अगर पैरेलल प्लेन थोड़ा दूर बना दें हम, ठीक ना, तो जो हमारा फील्ड होगा क्या होगा, थोड़ा वीक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना। तो फॉर अगर प्लेन्स आर क्लोज तो फील्ड स्ट्रांग फील्ड, और प्लेन्स आर मेरा वीक होगा फील्ड जब मेरे प्लेन्स क्या होंगे, थोड़ा दूर दूर होंगे। बस हमारा तो ये वाला फिगर बनाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते मेरा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा कुछ इस प्रकार का होगा। बस हमारा अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सोर्स चार्ज, भाई ये फील्ड किसी चार्ज के चलते क्रिएट होगा ना, तो सोर्स चार्ज कहाँ होता है, एट इन्फिनिटी पर होता है। तो ये वाला पॉइंट भी हमें यहाँ राइट करने के मतलब कि थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज एट इन्फिनिटी, सोर्स चार्ज क्या होता है मेरा, इन्फिनिटी पे होता है, ठीक ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट अब देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर पॉइंट चार्ज होगा, पॉइंट चार्ज या बोल सकते हैं आइसोलेटेड चार्ज, सिंगल चार्ज के चलते, सिंगल चार्ज के चलते ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज। दूसरा ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज। अगर आइसोलेटेड चार्ज हो तो फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज के चलते के लिए कितना होगा, तो आइसोलेटेड चार्ज सपोजेड मैंने यहाँ एक प्रकार का चार्ज रख दिया यहाँ पर, ठीक, तो चार्ज के चलते पॉजिटिव चार्ज, इसके चलते आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ऐसे कुछ बनेगा इस तरह का फील्ड, दिस और दिस होगा, ये बाहर की तरफ शो करेगा। अब क्या होता है कि इसी के चलते इसके चारों तरफ अगर हम एक इस तरह डिफरेंट रेडियस का अगर हम सर्किल बनाते जाएं, मतलब सरफेस कह सकते हैं, तो जो मेरा सरफेस तैयार होगा उसको बोलते हैं कि ये जो आइसोलेटेड चार्ज के चलते मेरा क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके एवरी पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा मेरा, सेम होगा, ठीक ना। इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कि हर पॉइंट पर जो चार्ज का डिस्टेंस क्या है मेरा, सेम होता जा रहा है। भाई इस वाले पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इस वाले पॉइंट से वही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इधर वाले पॉइंट से भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, यहाँ से निकलेगा वही वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से भी निकलेगा वही वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी वही वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, यहाँ से भी वही, हर पॉइंट से क्या हो रहा है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है ना। तीसरे किसी भी हम सरफेस की बात करेंगे, हर सरफेस पे मेरा क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तीसरे आइसोलेटेड चार्ज के द्वारा जो हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा। बात समझ आ रहा है, तो इसको भी आप राइट करें तो फिर हम बनाते हैं, बताते हैं पोटेंशियल ड्यू टू
पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस, पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस की अगर हम बात करते हैं कि सिमिलर चार्जेस के चलते कैसा पोटेंशियल होता है, पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस, तीसरा हम कह सकते हैं पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस। पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस चलते हैं, यहाँ पर मैंने एक चार्ज ले लिया और यहाँ पर मैंने एक चार्ज ले लिया, ठीक। इसके चलते आपका जो आपका बनेगा, देखिए मैंने जो अभी पॉइंट चार्ज के साथ आइसोलेटेड चार्ज के चलते जो बनाया था, ठीक ना, वो वाला आपका होगा। और लास्ट में जाके क्या करेंगे, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, कोलैप्स कर जाएंगे। ये सर्कल्स जो है जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, मिल जाएंगे, ठीक। और बड़ा वाला जो हमारा सर्किल आएगा कुछ इस तरह का बनेगा। इस तरह का जो है पेयर ऑफ सिमिलर चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरा इस तरह का बनेगा, ठीक। अब पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये वाला हेडिंग मैं साफ कर देता हूँ, आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, कुछ इस तरह जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के चलते है ना ये आपका, तो इधर का बनेगा आपका, ये ऐसे एरो दिखा देंगे हम, आउटवर्ड होता है, इनवर्ड नहीं होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, आउटवर्ड होगा, इस तरह दिखा सकते हैं इसमें भी हम। तो ये हो जाएगा पेयर ऑफ चार्जेस। अगर दो चार्जेस आपका सिमिलर चार्ज है, दो चार्ज अगर सिमिलर हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस मेरा कुछ इस तरह का बनेगा। डाइपोल के चलते देखते हैं, ये बन जाएगा, इरेज करें। अब क्या होगा, ड्यू टू डाइपोल। नेक्स्ट जो हमारा सिचुएशंस क्या हो सकता है, डाइपोल। अगर हमारे पास डाइपोल हो तो कह सकते हैं फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा तो पेरा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह का बनेगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में पता है क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो यहाँ पर अगर हम प्लस चार्ज लेके चलते हैं, यहाँ पर अगर हम माइनस चार्ज लेके चलते हैं, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलता है वो क्या होता है, यहाँ से पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में आकर इंड हो जाएगा। इस तरह का मेरा बनेगा। यहाँ पर ये डाइपोल के चलते हमारा है, बात समझ में आ रहा है। यहाँ से ये डाइपोल के चलते मेरा बनेगा। ये इस तरह हम बना सकते हैं, इसको पॉजिटिव से निकलेगा, ठीक ना, और यहाँ पर इंटर कर जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा पेयर ऑफ मतलब कि डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक। और इसके चारों तरफ हम सर्किल भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे ये मेरा सरफेस बनेगा ऐसे, ठीक। ये सर्किल भी होगा मेरा, ऐसे हम सर्किल भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक। तो ये मेरा हो जाएगा पेयर ऑफ चार्जेस, मतलब कि डाइपोल के चलते जो है मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस किस प्रकार का होगा, ठीक। ये पॉइंट मेरा न्यूट्रल को शो करेगा, बीच वाला ऐसे जो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी भी होती है, उसको भी हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इरेज करें। तो ये रहा मेरा प्रॉपर्टी, लिखिए हेडिंग, प्रॉपर्टी ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टी ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए तो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है और इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे हम ड्रा करते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, पॉइंट चार्ज होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, फिर जो है दो सिमिलर चार्ज होंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, फिर जो है डाइपोल लगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या होता है,
नोट करते जाइए कि नो वर्क इज डन इन मूविंग a test charge from one point to another on an equipotential surface। ठीक ना। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है इसकी प्रॉपर्टी कि इक्विपोटेंशियल नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर यदि हम कोई टेस्ट चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मूव कराते हैं तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, मतलब नो वर्क इज डन। ठीक ना। कैसे होगा इसको हम भी देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, लेट कंसीडर 2 पॉइंट A and B on a equipotential surface, on a equipotential surface। हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो है 2 पॉइंट सपोज कर लेंगे। ठीक। अब चूंकि आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या कहता है, क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, बताइए। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ऐसा सरफेस जिसके पोटेंशियल जो है एवरी पॉइंट पर क्या हो, सेम होता है ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक ना। और सरफेस जहां पर पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसका एवरी पॉइंट पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो हमने 2 पॉइंट लिया, एक ए और एक बी, तो जितना ए पर पोटेंशियल होगा उतना ही बी पर पोटेंशियल होगा। तो हम सपोज कर लेंगे कि अगर ए पर पोटेंशियल अगर मेरा वी ए हो और बी पर पोटेंशियल अगर मेरा वी बी हो तो दोनों पोटेंशियल आपस में क्या होगा, बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये होता है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस कि हम 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट सब पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो मैंने 2 पॉइंट कंसीडर किया तो ए पर भी वही पोटेंशियल होगा जितना बी पर होगा, नहीं वी ए और वी बी आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो अब आपको जो वर्क डन क्या होता है, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई में क्या होगा, क्यू नॉट होता है ना भाई, आपको पढ़ाया गया होगा v इक्वल टू डब्ल्यू बाई में क्यू, ऐसा पढ़ाया गया होगा। तो पोटेंशियल वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई में क्यू नॉट होगा। अब v और v भी आपस में क्या है, इक्वल है, इक्वल है, दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डब्ल्यू ए बी इक्वल टू क्या होगा, क्यू नॉट को इधर भेज देंगे तो क्या होगा, डब्ल्यू ए बी इक्वल टू 0, मतलब नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन। मैंने ए से बी तक चार्ज को मूव कराया तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कोई काम नहीं होता। ये इसकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक, नोट करिए। तो सेकंड बताते हैं इसे। सेकंड पॉइंट आपका होता है, पॉइंट नंबर सेकंड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट dl ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक ना। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस से एक एलिमेंट, अगर हम छोटा सा एलिमेंट dl लेते हैं, बहुत स्मॉल एलिमेंट dl लेते हैं, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसको भी हम देखेंगे कैसे ये होता है। मतलब कि मान लीजिए कोई एक मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिया, जैसे ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने ले लिया यहाँ पर। भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा पैरेलल होता है ना, पैरेलल प्लेट परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन। तो ये जो आपका बनता है प्लेट क्या होता है, इसके छोटा सा अगर हम एलिमेंट लेते हैं तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर परपेंडिकुलर होगा। ये हमें यहाँ पर दिखाना है कि कैसे परपेंडिकुलर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको ये पता है कि ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू होता है डब्ल्यू ए बी बाई में क्यू नॉट। ठीक। अब यहाँ पर अभी पिछले प्रॉपर्टी हमने देखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से वर्क डन क्या होता है मेरा,
जीरो के बराबर होता है। तो अगर हम ई डॉट अगर डी एल की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा जीरो, तो ये भी जीरो के बराबर हो जाएगा। और ई डॉट डी एल मतलब क्या होगा ई डी एल कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, तो ये मेरा जीरो के बराबर हो जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा जीरो, और कॉस कितने डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा जीरो, तो थीटा क्या होता है ई और डी एल के बीच का ही एंगल होता है ना, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल का थीटा हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो स्मॉल एलिमेंट, एरिया वेक्टर नहीं, स्मॉल एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल का थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब स्मॉल एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ का थीटा कितना का है 90 डिग्री का है। तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो यही आपको कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है स्मॉल एलिमेंट इक्वल पोटेंशियल की स्मॉल एलिमेंट पे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। ठीक, इसे नोट करिए। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थीटा इक्वल टू यहाँ पर 90 डिग्री होगा ना, यहाँ जीरो लिखा होगा, चलिए इसको करेक्ट कर लीजिएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। ठीक, आप नहीं ना जीरो लिखे हैं, थीटा इक्वल 90, क्योंकि यह एंगल कंपेयर करते क्या होगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आएगा, 0 डिग्री नहीं होगा। ठीक, ये आपका थर्ड पॉइंट है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट रीजन ऑफ स्ट्रांग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो हमें स्ट्रांग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन को भी इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर मैंने ये यूज़ किया है इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। इसका जो है कैसे ये आया वो अभी नेक्स्ट टॉपिक में है, जस्ट इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, बट इसका यूज़ यहाँ पर इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली यूज़ कर लिया। अभी इसको ड्राइव करके हम दिखाएंगे कि कैसे आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं डी आर इक्वल टू माइनस डी वी बाई में ई लिख सकते हैं। ठीक, अब अगर मेरा डी आर इस्तेमाल कब होगा भाई, इसके बीच तो यूनिवर्सली रिलेशन है, क्या है डी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई है ना आपका। तो जैसे योर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो डी आर क्या होगा हमारा वीक होगा ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो डी आर क्या होगा वीक होगा। तो मतलब वीक का मतलब कि कम होगा, ये नहीं कहेंगे वीक होगा। ये ई की वैल्यू ज़्यादा होगा तो डी आर की वैल्यू क्या होगा कम होगा। तो डी आर मतलब क्या है सेपरेशन बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम यहाँ से 2 या 4 जितना भी इक्विपोटेंशियल अगर सरफेस मैं यहाँ से ड्रा करूँ, ऐसे ड्रा करने की कोशिश करूँ कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस में यहाँ से, ठीक ना, ऐसे बात समझ आ रहा है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ से अगर हम ड्रा करना चाहें तो इन दोनों दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो सेपरेशन होता है ना, ये बीच का जो सेपरेशन होता है उसको डी आर से हम डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस मैंने ये बात पहले भी बताया था कि अगर ये प्लेट क्या होता है अगर क्लोजर होते हैं एक दूसरे से तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है। अगर सेपरेशन अगर वीक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो सेपरेशन क्या होगा दूर दूर होगा। वो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो डी आर क्या होगा छोटा होगा तो मतलब प्लेट क्या होगा दूसरे के बहुत क्लोज हो जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर थोड़ा इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो सेपरेशन क्या होगा ज़्यादा होगा, मतलब प्लेट क्या होंगे दूर दूर हो जाएंगे। तो सेपरेशन जो होता है आपको स्ट्रांग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको इंडिकेट करता है स्ट्रांग और स्ट्रांग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, ये इसका सेपरेशन के आधार पर डिपेंड करता है। अगर प्लेट के बीच का सेपरेशन बहुत कम है मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा स्ट्रांग होगा, और इसके बीच का सेपरेशन अगर थोड़ा दूर दूर है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वीक होगा, ठीक ना। तो ये आपको रीजन को भी इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, उसी तरह इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि इक्विपोटेंशियल सरफेस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। क्यों? कि अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो देयर विल बी टू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यू हो जाएगी विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। इसलिए दो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक, तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टी थी, इसको आप नोट करिए। तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।